प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं तुलसीराम यादव माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जो ध्वनि है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि स्रोतों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मित्रों, हम देखते हैं क्वार्टज क्रिस्टल जो होती है, क्वार्टज क्रिस्टल यह गाल्टन सिटी से दाब विद्युत प्रभाव के माध्यम से इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्वार्टज क्रिस्टल या गाल्टन सिटी से दाब विद्युत प्रभाव के माध्यम से इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मित्रों, चमगादड़ रात्रि में इसी ध्वनि के माध्यम से गति करते हैं। जो चमगादड़ होती है वो पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से ही गति करते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। मित्रों, हम देखते हैं कि पराश्रव्य ध्वनियों में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इसी माध्यम का निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनियों में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इस ऊर्जा का निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, हम जैसे देखते हैं सोनोग्राफी, अक्सर आपने देखा होगा सोनोग्राफी। तो चिकित्सा विज्ञान की ऐसी पद्धति है जिससे शरीर के आंतरिक हिस्से देखे जाते हैं। मित्रों, सोनोग्राफी में आपने देखे होंगे चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जिससे शरीर के आंतरिक हिस्से, अंदर के हिस्से को देखा जाता है। इसकी सहायता से ट्यूमर, पथरी का पता लगाया जाता है। मित्रों, सोनोग्राफी से ट्यूमर या पथरी का ही पता लगाया जाता है। मित्रों, एक और देखे होंगे लिथोट्रिप्सी होता है। लिथोट्रिप्सी चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है। लिथोट्रिप्सी चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है। इस पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से किसी स्टोन मतलब गुर्दे पथरी को नष्ट किया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है। इस पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से किसी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी को नष्ट किया जाता है। मित्रों, एक और चीज़ देखे होंगे सोनार, जो नाम सुने होंगे। सोनार पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार की सहायता से समुद्र के भीतर की किसी भी वस्तु का पता लगाया जाता है। यह भी पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित होती है। मित्रों, जो सोनार होता है इसका पूरा साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग सोनार की सहायता से समुद्र के भीतर की किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार यंत्र का उपयोग करते हैं। यह भी पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित होती है। कोहरे एवं धुंध को साफ करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कोहरे एवं धुंध को साफ करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कीड़े मकोड़े एवं चूहों को भगाने के लिए इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कीड़े मकोड़े एवं चूहों को भगाने के लिए भी इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के कलपुर्जों की सफाई के लिए भी पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति क्या है? मित्रों, आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। मित्रों, आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो मित्रों, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या होती है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आयाम, माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। मित्रों, ध्वनि की तीव्रता को देखते हैं। मित्रों, अब क्या देखेंगे? ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की गति का तीव्र होना या मंद होना। ध्वनि की गति का तीव्र होना या मंद होना अर्थात ध्वनि की तेज होना या धीमा होना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। तो ध्वनि की गति का तीव्र होना या मंद होना अर्थात ध्वनि की तेज होना या धीमा होना
ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत के आयाम के समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत के आयाम के समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापी जाती है। मित्रों, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता की मात्रक होता है डेसीबल। मनुष्य के साधारण वार्तालाप में ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसीबल होती है। मनुष्य के साधारण वार्तालाप में ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसीबल होती है। गुस्से में बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता 70 से 80 डेसीबल होती है। मित्रों, गुस्से में बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता 70 से 80 डेसीबल होती है। 90 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। 90 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। तो मित्रों, हमने इनमें देखा ध्वनि की तीव्रता की मात्रा डेसीबल है और मनुष्य के साधारण वार्तालाप में ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसीबल होती है। गुस्से में बातचीत के समय ध्वनि की तीव्रता 70 से 80 डेसीबल होती है। 90 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं। ध्वनि का तारत्व। मित्रों, ध्वनि का तारत्व, तो ध्वनि का तारत्व क्या होता है? ध्वनि का ऐसा गुण जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। मित्रों, ध्वनि का ऐसा गुण जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। तारत्व के संबंध ध्वनि की आवृत्ति से है। मित्रों, तारत्व के संबंध ध्वनि की आवृत्ति से है। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक। तारत्व के संबंध ध्वनि के आवृत्ति से है। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक। आवृत्ति कम तो तारत्व कम। औरतों की आवाज़ मर्दों से पतली होती है क्योंकि तारत्व अधिक होती है। तो जिनमें तारत्व अधिक होती है उनकी आवाज़ पतली होती है। जिनमें तारत्व कम होता है उनकी आवाज़ मोटा होता है। तो पुरुषों की आवाज़ जो होती है उनमें तारत्व कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है, जबकि औरतों या महिलाओं की में तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। मित्रों, शेर की दहाड़ की तुलना में मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होती है। मित्रों, शेर की दहाड़ की तुलना में मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है। तो ध्वनि की गुणता देखते हैं। मित्रों, अब ध्वनि की गुणता क्या है? दो समान आवृत्ति एवं तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करना ही गुणता है। दो समान आवृत्ति एवं तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करना ही गुणता कहलाता है। हम किसी परिचित व्यक्ति की ध्वनि की पहचान गुणता के कारण कर लेते हैं। हम किसी परिचित व्यक्ति की ध्वनि की पहचान गुणता के कारण कर लेते हैं। दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर गुणता के आधार पर करते हैं। मित्रों, दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर गुणता के आधार पर करते हैं। तो दो ध्वनि की गुणता क्या है? तो दो समान आवृत्ति एवं तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करना ही गुणता है। हम किसी परिचित व्यक्ति की ध्वनि की पहचान गुणता के कारण कर लेते हैं। दो वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अंतर गुणता के आधार पर करते हैं। मित्रों, अब आते हैं अनुनाद। मित्रों, अनुनाद क्या होता है? यदि दो वस्तुओं की आवृत्ति समान हो जाए तब दोनों वस्तुएं कंपन करने लगती है। यदि दो वस्तुओं की आवृत्ति समान हो जाए तब दोनों वस्तुएं कंपन करने लगती है। इस गुण को अनुनाद कहते हैं। तो मित्रों, यदि दो वस्तुओं की आवृत्ति समान हो जाए तब दोनों वस्तुएं कंपन करने लगती है। इस गुण को अनुनाद कहते हैं। मित्रों, उदाहरण देखते हैं। जैसे पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को दौड़ने को कहा जाता है, तो ये अनुनाद है। मतलब पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को दौड़ने को कहा जाता है। इन्हें हम अनुनाद कहते हैं। प्रतिध्वनि। मित्रों, प्रतिध्वनि क्या होता है?
ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोधक तल से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। तो ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोधक तल से टकरा कर वापस आना प्रतिध्वनि है। जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ तो वहाँ से जो ध्वनि होती है वो टकरा के मेरे पास ही आता है। जैसे आप जंगल में चले जाओ और वहाँ ज़ोर से चिल्लाओ मित्रों, वहाँ ज़ोर से चिल्लाओगे तो क्या होगा, वो टकरा कर वापस आएगा। जैसे एक बच्चा था, बहुत पुरानी कहानी है। एक बच्चा था, वो बच्चा अपने मम्मी को बोलते हैं आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू, ठीक है। और वो जाके जंगल में चिल्लाता है और बोलता है आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। तो उधर से भी आवाज़ आता है आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। तो उधर से भी आवाज़ आता है आई हेट यू, आई हेट यू। तब वो क्या बोलता है, वो बच्चा फिर दौड़ते हुए डर से वो अपने मम्मी के पास आता है, ठीक है। जैसे अपनी मम्मी के पास आता है तो बोलता है मम्मी वो जंगल भी बोल रहा था आई हेट यू। तब बोलता है बेटा अब एक काम करो, तुम उन्हें जाओ तो उन्हें बोलना आई लव यू मम्मी, आई लव यू। तो वो भी तो वैसी ज़ोर से चिल्लाया, तो फिर उधर से आवाज़ भी आया आई लव यू मम्मी, आई लव यू। तो इस तरह से अगर इस तरह से देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो आवाज़ है वो क्या हो रही है, वहाँ से वापस आ रही है। तो मित्रों ये प्रतिध्वनि है। तो हम देखते हैं उल्लेखनीय है कि किसी भी ध्वनि का हमारे कानों में प्रभाव 1/10 सेकंड से या 0.5 सेकंड तक रहता है, लेकिन अवरोधक तल की दूरी न्यूनतम 16.6 मीटर या 17 मीटर ही होना चाहिए। लेकिन अवरोधक तल की दूरी न्यूनतम 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि किसी भी ध्वनि का हमारे कानों में प्रभाव 1/10 सेकंड या 0.5 सेकंड तक रहता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं मित्रों, प्रतिध्वनि की सहायता से समुद्र की गहराई या नदियों की चौड़ाई मापी जाती है। मित्रों प्रतिध्वनि की सहायता से समुद्र की गहराई और नदियों की चौड़ाई भी मापी जाती है। सामुदायिक भवनों में प्रतिध्वनि को रोकने के लिए मटके या पैरा साउंड लगाए जाते हैं। तो मित्रों सामुदायिक भवनों में प्रतिध्वनि को रोकने के लिए मटके या पैरा साउंड लगाए जाते हैं। हरा रंग ध्वनि का अच्छा अवशोषक होता है। मित्रों हम देखते हैं हरा रंग जो होता है ध्वनि का एक अच्छा अवशोषक होते हैं। तो मित्रों आज हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। परास्तरण ध्वनि ऐसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चमगादड़, डॉल्फिन, मछली, कुत्ता, बिल्ली इसी ध्वनि से सुनते हैं। इनकी उत्पत्ति के स्रोत क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या गाल्टन सिटी से दाब विद्युत प्रभाव के माध्यम से इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। चमगादड़ रात्रि में इसी ध्वनि के माध्यम से गति करते हैं, है ना। सोनोग्राफी तो कि चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जिससे शरीर के आंतरिक हिस्से देखे जाते हैं। ट्यूमर, पथरी का पता लगाया जाता है। लिथोट्रिप्सी इनके माध्यम से पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से स्टोन मतलब गुर्दे, पथरी को नष्ट किया जाता है। सोनोग्राफी से पता लगाते हैं और लिथोट्रिप्सी से उन्हें नष्ट करते हैं। सोनोमीटर की सहायता समुद्र की गहराई मापते हैं। कीड़े मकोड़े या चूहों को भगाने के लिए इसी ध्वनि का उपयोग करते हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल 1 दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आयाम माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की गति का तीव्र होना या मंद होना, ध्वनि का तेज होना या धीमा होना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। तो मित्रों द्वनि की मात्रक डेसिबल होता है और मनुष्य के साधारण वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल होता है। गुस्से में 70 से 80 हो जाता है और 90 डेसिबल से अधिक होता है तो उन्हें हम शोर कहते हैं। तो तारत्व जिनका तारत्व अधिक होता है उनकी आवाज़ पतली होती है और जिनका तारत्व कम होता है उनकी आवाज़ मोटी होती है। तारत्व से संबंध ध्वनि की आवृत्ति से है। आवृत्ति अधिक होने से तारत्व अधिक होता है, आवृत्ति कम होने से तारत्व कम होता है। ध्वनि की गुणता 2 समान आवृत्ति या तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करना ही गुणता है। अनुनाद
यदि दो वस्तुओं की आवृत्ति समान हो जाए तब दोनों वस्तुएं कंपन करने लगती है। इस गुण को अनुनाद कहते हैं। पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी को दौड़ने को कहा जाता है। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोधक तल से टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोधक तल से टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है, लेकिन अवरोधक तल की दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि की सहायता से समुद्र की गहराई या नदियों की चौड़ाई मापी जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।